हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का अपने इस नए वीडियो पे। आज से हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास हम इतने आसान भाषा में, इतने सुगमता से पढ़ेंगे कि आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि सर हमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। आपको ये रियलाइज होगा कि सर हमें कोई छोटी सी कहानी अकबर बीरबल की सुना रहे हैं। और वो कहानी जो हम बचपन में पढ़ते थे 5 रुपए वाली किताब खरीद कर। आपको यही रियलाइज होगा। बस आप 2 मिनट तक केवल मुझसे जुड़ने का प्रयास करिएगा। तीसरे मिनट में चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम उस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर यूरोपीय कंपनियों को यूरोप से बाहर क्यों निकलना पड़ा। आखिर क्या रीजन था कि इन यूरोप वासियों को यूरोप से बाहर निकलना पड़ा व्यापार करने के लिए। तो बेटा इसके कई रीजन थे, एक रीजन नहीं कई रीजन था। लेकिन जो 2-3 मेन रीजन है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला रीजन था कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाना। दूसरा रीजन था यूरोप में आया पुनर्जागरण। और तीसरा रीजन जो था वहां के शासकों का सहयोग करना। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 रीजन तो हमें समझ में आ गया कि एक तो कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और दूसरी यूरोप में पुनर्जागरण आया। लेकिन ये तीसरा रीजन हमें समझ में नहीं आया कि वहां के शासकों का सहयोग करना। इससे क्या तात्पर्य है? तो बेटा इससे ये तात्पर्य है कि जब कोई यात्री उस समय निकलता था दूसरे देश की यात्रा पे, तो वहां के जो शासक होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो उनका सपोर्ट करते थे। उन्हें रुपया पैसा, खाने पीने की चीजें, गोला बारूद, जहाज तक उपलब्ध करवाते थे ताकि इन्हें रास्ते में किसी भी चीज की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और ये अपनी यात्रा आसानी से पूरी कर सकें। तो ये रीजन था कि इन यूरोप वासियों को यूरोप से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन ये भारत के ही तरफ क्यों आए? इसके पीछे का क्या रीजन था? आखिर क्या रीजन था कि ये भारत की तरफ आए? तो बेटा इसका केवल एक ही रीजन था, भारत में आर्थिक संपदा का भंडार होना। और यही भारत की आर्थिक संपदा का भंडार होना इन यूरोपियों को भारत की तरफ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये दौड़े 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 चले आए। लेकिन बात यहाँ समझने वाली है और सोचने वाली है कि आखिर इन यूरोप वासियों को कैसे पता चला कि भारत में आर्थिक संपदा का भंडार है। इन्हें कैसे पता चला कि भारत में कपास की खेती बड़े पैमाने पे होती है। इन्हें कैसे पता चला कि भारत में नील की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। ये सब कैसे पता चला? इन्हें पता चला पहले तभी तो ये भारत की तरफ दौड़े दौड़े आए। तो यहां हमें इसी बात पर चर्चा करनी है कि आखिर इन यूरोप वासियों को ये बातें कैसे पता चली। सोच के देखिए। अब यहां हमारे जमोरिन दद्दा जो थे, जमोरिन, ये डिगामा के सपने में तो गए नहीं होंगे कि हाँ डिगामा जी आइए, भारत में आर्थिक संपदा का भंडार है और भारत को लूटिए और जाइए। ना तो हमारे जहांगीर साहब डिगामा को व्हाट्सएप पे मैसेज किए होंगे, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप फेसबुक जैसे कुछ ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं। ये आप भी जानते हैं ना। हाँ, तो उस समय कोई व्हाट्सएप फेसबुक जैसा सिस्टम था नहीं कि जहांगीर ने मैसेज कर दिया हो कि हाँ डिगामा जी आइए और अभी तक हमारे पूर्वजों ने और हमने लूटा भारत को, अब आप आके भारत को लूटिए। ऐसा भी नहीं हुआ होगा। और ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि ये जो वास्को डिगामा जो पहली बार आया था, ये सो के उठा, ब्रश किया, चाय पिया और जहाज को उठाया और चल दिया भारत की तरफ। ऐसा भी नहीं हुआ होगा। सोच के देखो एक बार। बेटा अगर कहीं हमें जाना है तो पहले हम उस पार्टिकुलर प्लेस पे हम चर्चा करते हैं कि हमें वहां जाना है।
तो वास्को डिगामा भी तो आने की, जब पहली बार ये भारत में आया तो यूरोप में चर्चा हुई होगी ना कि आखिर हमें भारत जाना है तो क्यों जाना है। तो इन्हें पता चला कि भारत में आर्थिक संपदा का भंडार है और वहां जाना हमारे लिए फायदे की बात है। लेकिन प्रश्न तो ये है ना कि इनको पता कैसे चला, आखिर कैसे पता चला इन्हें। तो ये समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और हम उस समय की बात करेंगे जिस समय दिल्ली की गद्दी पे मोहम्मद गजनबी का शासन था। और ये वही मोहम्मद गजनबी है कि जिन्होंने भारत को 17 बार लूटा, फिर 16वीं बार ये सोमनाथ मंदिर को लूटा। और यहां हम खंडन करेंगे इस बात का कि मोहम्मद गजनबी ने लूटा। एक शेर याद आ जाता है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी नैया वहीं डूबी जहां पानी कम था। युद्ध कभी राजा नहीं लड़ता है, लड़ता तो है सेनापति, लेकिन नाम होता है राजा का। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मोहम्मद गजनबी ने भारत को लूटा, उसने लूटा नहीं, भारत को लुटवाया गया, तब उसने भारत को लूटा। खैर, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर यूरोप वासियों को कैसे पता चला था कि भारत में आर्थिक संपदा का भंडार है। तो बेटा, ये बात है मध्यकालीन इतिहास की, जिस समय दिल्ली की गद्दी पे मोहम्मद गजनबी का शासन होता है और इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता है जिसका नाम होता है उतबी। और ये उतबी अपनी पुस्तक तारीख यामनी में भारत की आर्थिक संपदा का विवरण देता है, भारत के वैभव के बारे में लिखता है, भारत के विशेषताओं के बारे में लिखता है। और इसी किताब में ये उतबी पहली बार कहता है कि भारत सोने की चिड़िया है। प्रश्न ऐसे आते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया पहली बार किसने बोला? तो उतबी ने बोला। किस पुस्तक में कहा है? तारीख यामनी में। अब जब ये उतबी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख यामनी, जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, जब ये किताब यूरोप पहुंचती है, जब यूरोप वासी इसका अध्ययन करते हैं, तो उतबी के बातों को या उतबी के पुस्तक को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते हैं? इसके पीछे का इतिहासकार ये कहते हैं कि यूरोप वासी जो थे वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। और दूसरा रीजन ये था कि यूरोप, ये जो उतबी था ये यूरोप का नहीं था, इसलिए जो यूरोप वासी होते हैं उतबी के किताब को उतना सीरियसली लेते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ समय बाद इटली का एक यात्री भारत आता है और ये उस समय आता है जब दिल्ली की गद्दी पे जलालुद्दीन का शासन होता है और इसका नाम है मार्को पोलो। और ये 1293-94 के बीच में आता है। प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं कि मार्को पोलो जब भारत की यात्रा पे आया था तो उस समय दिल्ली की गद्दी पे किसका शासन था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी का। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। तो जब ये मार्को पोलो भारत की यात्रा पे आता है तो ये कई क्षेत्रों का भ्रमण करता है, एक क्षेत्र का नहीं, कई क्षेत्र का भ्रमण करता है। लेकिन सबसे ज्यादा वो दक्षिण भारत की तरफ भ्रमण करता है, दक्षिण भारत की तरफ ये खूब घूमता है। और वहीं तंजौर के पास तमिल पांड राज्य में ये प्रवेश करता है। उस समय के जो शासक थी या शासका थी, काकतीय राजवंश की रुद्रमा देवी थी। और ये मार्को पोलो वहां काफी समय तक रुकता है और चीजों को समझता है, उसका अध्ययन करता है, भ्रमण करता है और फिर ये अपने देश की तरफ लौट जाता है।
फिर जब अपने देश में पहुंचता है तो वहां पे ये किताब लिखता है। कौन सी किताब लिखता है? द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो के नाम की एक पुस्तक लिखता है, और इस पुस्तक में ये दूसरी बार क्या कहता है कि भारत वास्तव में सोने की चिड़िया है। अब यहाँ सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि उस समय जितने कौवा, कबूतर, तोता, मैना, सुग्गा होते थे वो सोने के होते थे। भारत की सोने की चिड़िया का ये तात्पर्य है बेटा कि भारत में आर्थिक संपदा का भंडार था, भारत में खुशहाली थी, भारत में प्रेम था, लोग आपस में मिलकर रहते थे, एक दूसरे के लिए खड़े होते थे हमेशा। तो इसका ये मतलब था, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पहले उतबी ने कहा इस पुस्तक में तारीख यामिनी कि भारत सोने की चिड़िया है, और फिर इसी की बातों को मार्को पोलो भी दोहराता है कि वास्तव में भारत सोने की चिड़िया है। अब जब मार्को पोलो की पुस्तक यूरोप में पहुंचती है, भाई वो तो यूरोप का ही था, और जब इसकी पुस्तक को यूरोप वासी अध्ययन करते हैं तब इसकी बातों को सीरियसली ले लेते हैं। और सीरियसली लेने का भी एक रीजन था, क्योंकि एक बार तो ये इस जब उतबी की किताब को पढ़ते हैं, उसके किताब को अध्ययन करते हैं, तब तो वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जब वही बात और वही सेम बात जब मार्को पोलो की किताब में पढ़ते हैं तो इन यूरोप वासियों को पूरा विश्वास हो जाता है कि वास्तव में भारत में आर्थिक संपदा का भंडार है, और हमें और कहीं नहीं जाना चाहिए, हमें भारत के ही तरफ रुख करना चाहिए। और यही रीजन था कि यूरोप वासियों को भारत की तरफ आने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इन्हें पहले से पता चल गया था कि भारत में कपास की खेती होती है, भारत में इलायची बहुत होती है, काली मिर्च होती है, सारे मसाले पाए जाते हैं। अब प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि यूरोप वासियों को कैसे पता चला कि भारत में मसालों का भंडार है, कपास की खेती का भंडार है, नील की खेती बड़े पैमाने पे होती है? तो उसमें ऑप्शन में होता है कि उतबी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख यामिनी या मार्को पोलो के द्वारा लिखी गई पुस्तक द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। तो ऑप्शन में अगर दोनों होता है बेटा, तो उस समय ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन ये भी होगा, ए और बी दोनों। और इन्हीं के इसी मार्को पोलो के पुस्तक को आधार मानकर ये भारत की तरफ निकल पड़ते हैं। भाई पहले इनके पुस्तक को अध्ययन किया, फिर यूरोप में चर्चा हुई होगी कि हाँ हमें भारत की तरफ चलना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें हैं, वहां हमारे लिए वहां हमारा जाना फायदा होगा। और ये यूरोपवासी भारत की तरफ निकल पड़ते हैं। अब ये निकल तो पड़ते हैं, निकलने की योजना तो बना लेते हैं, लेकिन स्थल मार्ग तो बंद है। अब इनको आना पड़ेगा समुद्र के रास्ते से होकर, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता है। फिर यूरोपवासी भारत आने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं, क्योंकि स्थल मार्ग का रास्ता तो बंद था। अब इन्हें समुद्री मार्ग से ही होकर आना पड़ेगा। तो अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात हम कल करेंगे, और समुद्र मार्ग की खोज भी हम कल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आप लोगों का क्विक रिवीजन ले लेता हूं, और यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। अभी तक जो भी हमने बातें आपको बताई कहानी की तरह, यहाँ से केवल 3-4 प्रश्न ही बनेंगे, और वो भी बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है। पहला क्या बन सकता है कि भारत को सोने की चिड़िया सबसे पहले किसने कहा? आंसर होगा उतबी ने कहा। भारत को सोने की चिड़िया किस पुस्तक में कहा गया है? तो उतबी के द्वारा लिखी गई तारीख यामिनी में। उतबी किसके दरबार में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था?
इटली का निवासी था। मार्को पोलो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पे आता है? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत की ये यात्रा पे आता है। मार्को पोलो जिस समय दक्षिण भारत की तरफ भ्रमण करता है उस समय राजवंश का क्या नाम था? तो काकतीय राजवंश की रुद्रमा देवी। जब मार्को पोलो दक्षिण भारत की तरफ यात्रा करता है तो काकतीय वंश की एक रुद्रमा देवी थी और उन्हीं का शासन हुआ करता था उस समय। तो यही दो चार प्रश्न है बेटा, यही दो चार प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप आगे शेयर करें और ऐसे ही फैक्चुअल और ऐसे ही आसान भाषा में इतिहास को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।